हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर डीसी में वर्क क्यों नहीं करता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के 3 टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट है ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने से क्या इफेक्ट होता है। सेकंड है ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई देने से क्या इफेक्ट होता है। और थर्ड है डीसी सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर क्यों जल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने 2 डायग्राम बना के रखे हैं। एक बार इस ट्रांसफार्मर में मैंने डीसी सप्लाई दे के रखी है और इसमें मैंने एसी सप्लाई दे के रखी है, और दोनों में अपन डिफरेंस देख लेंगे कि डीसी सप्लाई देने से क्या इफेक्ट होता है और एसी सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर में क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले अपन डीसी सप्लाई से अपन देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता है, देखिए ये वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की और ये मैंने डीसी सप्लाई दे के रखी है। तो जब अपन ये डीसी सप्लाई देंगे तो इसके कॉइल में, ठीक है, एक तरफ एन पोल जनरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक एन पोल जनरेट हो गया, ठीक है, और इधर पर नीचे अपना एस पोल जनरेट हो गया इस वाइंडिंग में। ये प्राइमरी वाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा जनरेट हो गया। अब आप लोगों को पता है करंट की डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम रहेगी इसमें, ऐसा, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी और पोल जनरेट हो जाएंगे। एक तरफ एन पोल होगा और एक तरफ एस पोल होगा, और ये पोल फिक्स्ड होंगे, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये डीसी सप्लाई है, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन सेम हो रही है। अब ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल्स अगर आपने पढ़ा हुआ तो वो बोलते हैं कि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा सेकेंडरी वाइंडिंग पे। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे डीसी सप्लाई देने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्स तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो ये पोल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अगर पोल्स चेंज हो जाते तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, लेकिन पोल्स ही चेंज नहीं हो रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये डीसी सप्लाई है, इसीलिए ऐसा होता है। अब एक टॉपिक तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ट्रांसफार्मर अपना डीसी में वर्क क्यों नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें फ्लक्स ही चेंज नहीं होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है। अब अपन देख लेते हैं कि एसी सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर में क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए, जब अपन ने एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करी तो इस पर भी एक तरफ एन पोल जनरेट हो जाएगा और एक तरफ एस पोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो देखिए एस ऊपर आ जाएगा इधर और एन इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये पोल्स ऐसे चेंज होते रहेंगे। तो इसीलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ये एसी सप्लाई है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल ही ऐसा होता है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यानी डीसी सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन एसी सप्लाई देने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि ये फ्लक्स इसमें चेंज हो रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को एक बात और क्लियर हो गई कि एसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, उसका इफेक्ट भी आपको पता चल गया है। अब अपन देख लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो जल क्यों जाता है अपने डीसी सप्लाई से। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ये जो इंडक्टेंस होता है, इम्पीडेंस होता है, Z=R² प्लस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपन किसका निकाल रहे हैं? इंडक्टेंस इसका निकाल रहे हैं, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का। अब XL की वैल्यू कितनी होती है? XL=ωL होती है, और ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं? 2πf लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब अपन डीसी सप्लाई दे रहे थे इस ट्रांसफार्मर में तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो रही थी? 0 हो रही थी। तो XL की जगह, ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी अगर 0 अगर कर इसकी रख देंगे तो XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिल्कुल 0 आ जाएगी, ठीक है। अब XL की वैल्यू किस फार्मूले में पुट कर देते हैं अपन? इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए XL की वैल्यू 0 आ गई, तो अपना जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस किसके इक्वल टू हो गया? रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया, ठीक है। अब जो इम्पीडेंस होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? इक्वल टू रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। यानी इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसका होल स्क्वायर और इसका जो रिएक्टेंस होगा उसका होल स्क्वायर, यानी दोनों को ऐड करने पे ही उसको अपन इम्पीडेंस बोलते हैं। तो आप लोगों को पता है, यहाँ पर देखिए क्या निकल के आ गया, फ्रिक्वेंसी 0 के वजह से इम्पीडेंस बराबर हो गया रेजिस्टेंस के। तो यानी ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू, अगर अपन यहाँ से करंट देंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से, तो वाइंडिंग गर्म होगी, और वाइंडिंग गर्म होगी तो जल जाएगी, ठीक है। अब उसी तरीके से अपन एसी में देख लेते हैं। तो एसी में क्या होगा? बिल्कुल सेम फार्मूला है इम्पीडेंस निकालने का। देखिए, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है,
इसके दोनों का कॉम्बिनेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए XL इज इक्वल टू वोमेगा एल, ये तो फॉर्मूला होता है, और वोमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2πf होता है। तो लेकिन यहाँ पर AC सप्लाई थी, तो यानी फ्रिक्वेंसी कितना ले रहे थे अपन, 0 ले रहे थे, सॉरी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है। ठीक है, तो XL की जगह यानी वोमेगा एल की जगह, ठीक है, 2πf अपन रख देंगे और फ्रिक्वेंसी की जगह 50 रख देंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख के रखा है, देखिए। ठीक है, 2πf फ्रिक्वेंसी और इंडक्टिव, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, तो यानी यहाँ पर अपन की इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर नहीं आएगी, यानी कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके वजह से अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इम्पीडेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो इसकी जो वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो तो ज़्यादा होगा ही, तो उससे क्या होगा, अपना जो करंट है उतना फ्लो नहीं हो पाएगा और AC सप्लाई देने से वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा। लेकिन DC सप्लाई में क्या हो रहा था, फ्रिक्वेंसी 0 हो रही थी, तो इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस किसके बराबर हो गया था, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया था। और यहाँ पर क्या हो रहा था, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की वजह से इम्पीडेंस है रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए जो AC ट्रांसफार्मर AC सप्लाई में वर्क करता है और DC सप्लाई में वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर DC में कैसे वर्क करता है और ट्रांसफार्मर में DC सप्लाई देने से क्या इफेक्ट होता है और ट्रांसफार्मर में AC सप्लाई देने से क्या इफेक्ट होता है। फ्रेंड्स, DC सप्लाई देने से और ट्रांसफार्मर क्यों चल जाता है, आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।